guys, welcome back to my channel. So today we will start chapter 2 of political science, that is era of one party dominance. So MP Board 2026-27 special political science class 12 era of one party dominance. Politics in India since independence plus chapter 2 masterclass. So without wasting our time, we will just move on to the we will just move on. So let's start. Challenges of democracy. Okay, so whatever we have studied in chapter 1, that is challenges of nation building. So whatever we have studied in chapter 1, that is challenges of nation building, we had studied three challenges. The first and the immediate challenge was to shape the nation that was united but accommodative with diversity in our society. So first chapter was based on this means the first first challenge was based on the chapter 1. Now challenge 2, that is the second challenge was to establish democracy. Now the second chapter is based on the second challenge. Okay, so the establishment of democracy. So now let's start. Unique circumstances. Independent India was born in 1947 amidst partition and displacement. While other new nations rejected democracy, Indian leaders took the more difficult path. Commitment. Our freedom struggle was deeply rooted in democratic ideals. We saw politics as a way of solving problems. Okay. India's choice. Unlike many countries that fell into military rule, India prioritized national unity through democracy, not by avoiding. ना इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि जो इंडिया थी was born on 1947 जब पार्टीशन हुआ था, डिवाइड एंड रूल हुआ था, पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने थी और मुस्लिम वो इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने. ठीक है, तो वाइल अब 1947 को फ्रीडम मिली, डिवाइड हो गया अपना नेशन, मुस्लिम अलग हिंदूज अलग, और अब जब वो नया नेशन बना तो कुछ जिस कंट्री को हमारे साथ फ्रीडम मिली थी, मतलब इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ को और फ्रीडम मिली थी, तो अब उसने पूछा कि क्या आप डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चाहेंगे, तो इंडिया ने क्या बोला, हाँ. पर जो दूसरी कंट्रीज़ थी जो इंडिया के साथ जिसको फ्रीडम मिली थी 1947 में, जिसको फ्रीडम मिली थी, उसने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं. कैसे देख रहे हैं वो डेमोक्रेसी को? देखो, डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस लाएगी, तो इससे अच्छा हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट ही ना करें. ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे, हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब जो टेम्पररी गवर्नमेंट. अब सुनो हुआ क्या. देखो, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में इंटरिम गवर्नमेंट मतलब परमानेंट टेम्पररी गवर्नमेंट. क्या हुआ था जब 1947 को इंडिया को आज़ादी फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, तब अब ऑब्वियसली ये है ना कि तब अचानक से आप वोटिंग तो नहीं करवा सकते हो. लोग इलिटरेट हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग नहीं पढ़े होंगे, लोगों को समझ नहीं होगी कि किसको क्या देना है, क्या होना है, वो सब कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो किसी को भी वोट दे देंगे. ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई उसका नाम क्या दिया, इंटरिम गवर्नमेंट. मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट. जब हम 5 इयर्स के बाद जब हम वोटिंग करेंगे तो एक परमानेंट गवर्नमेंट आएगी
क्या हुआ, अब हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, पर दूसरी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि डेमोक्रेसी अगर आई तो या तो डिफरेंसेस आएंगे या तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी डाइवर्सिटी और कोई कंट्री में नहीं थी। जो इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी डाइवर्सिटी और किसी कंट्री में नहीं थी। तो इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, पर दूसरी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को थोड़ा नेगेटिव वे में देखा और उन्होंने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करा। उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे देखा। हमने ठीक है, हमने डेमोक्रेसी को पॉजिटिव वे में देखा कि देखो वो कुछ लोग पॉलिटिक्स का डिफरेंट मतलब निकालते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पॉलिटिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है पॉलिटिक्स से। अगर आप किसी नेता के पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, या किसी के पास भी जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा, है ना। तो वैसे ही हमने पॉलिटिक्स को कैसे देखा, हमने पॉलिटिक्स को देखा कि पॉलिटिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉलिटिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इंडिया के जो लीडर्स थे वो अपने आप को बोलते गए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हम डिफ़िकल्ट पाथ चुनेंगे, डिफ़िकल्ट पाथ चुन के हम अपने नेशन को यूनाइटेड करेंगे, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। कमिटमेंट क्या थी? आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली रूटेड विद डेमोक्रेटिक आइडियल्स। वी सॉ पॉलिटिक्स एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमने पॉलिटिक्स को ऐसा देखा कि ऑफ अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अनलाइक मैनी कंट्रीज दैट, जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो मिलिट्री रूल में, जैसे आप पाकिस्तान देखिए, तो पाकिस्तान जो था वो मिलिट्री रूल है, उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया था, तो वो मिलिट्री रूल मतलब लोग बोलते हैं कि भाई कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर भाई कश्मीर लोगे तुम कश्मीर लोगे। और मतलब ऐसे बोलते हैं अपने लोगों को, जब उनसे पूछते हैं कि भाई डेमोक्रेसी कब आएगी, तो वो ऐसे झूठ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कि जब कश्मीर हमारे अंदर होगा तब हम पावर डेमोक्रेसी को दे देंगे। अब ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है, क्योंकि जिसके पास पावर है वो अपनी पावर देना क्यों चाहेगा किसी को, तो वैसे ही बुद्धू बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आई? इसलिए लिखा अनलाइक मैनी कंट्रीज फेल इनटू मिलिट्री रूल, इंडिया प्रायोरिटाइज नेशनल यूनिटी। उसने पूरा नेशनल यूनिटी को प्रायोरिटाइज किया। उसने डेमोक्रेसी को चुना, नॉट बाय अवॉइडिंग इट। डेमोक्रेसी को उसने अवॉइड नहीं किया, डेमोक्रेसी को उसने चुना। सो द लीगल फाउंडेशन adoption, the constitution was adopted. The constitution जो था, the constitution was adopted on 26 November 1949. So जब constitution adopt किया गया था 26 November 1949, साइन किया था 24 जनवरी 1950 में। साइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया गया था, मतलब कि हाँ अब हम इसको लागू कर सकते हैं। पर वो लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। तो अब क्या करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1940 sorry. So adoption क्या था? The constitution was adopted on 26 November 1949, signed हुआ था 24 January 1950 and effect means came into force in 26 January 1950. Okay, transition क्या हुआ? An interim government ruled until the first elected government too. अब ऑब्वियसली जब फर्स्ट इलेक्शन होगा तभी इंटरिम गवर्नमेंट हटेगी, तो इसलिए फर्स्ट इलेक्शन तक इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट रूल करती गई।
गोल क्या था? गोल यही था, टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मशीनरी। गोल यही था, टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन। गोल क्या था? गोल टू एस्टैब्लिश सॉवरेन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मशीन। ठीक है। नाउ द लीगल फाउंडेशन इज डन, द इलेक्शन कमीशन, ओके, फॉर्मेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI means ECI मतलब Election Commission of India, established to Election Commission of India established in January 1950 to execute the world's largest democratic experiment। एक एक्सपेरिमेंट करने आए थे ये का। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंट्रोड्यूस हुई थी इन जनवरी 1950, एस्टैब्लिश हुई थी इन जनवरी 1950 में। किसके लिए? कि टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स मीन्स टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ठीक है, द वुमेन इशू। वुमेन इशू क्या था भाई? Nearly 40 lakh women Nearly 40 lakh women were listed as wife of or daughter of Sukumar Sen, refused to accept this and ordered a massive role division to ensure individual identity। अब ये वुमेन की इशू था कि भाई 40 लाख वुमेन, जो 40 लाख वुमेन जो थी वो उन्होंने रजिस्टर करवाया था कि मैं ये सुकुमार सेन इसका फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी या तो वाइफ हूँ या तो डॉटर हूँ। आप सोच सकते हैं 40 लाख वुमेन ने अपना लिस्ट बनवाई, क्या किया था? लिस्ट सुकुमार सेन की 40 लाख वुमेन्स ने बोला था कि मैं सुकुमार सेन की वाइफ हूँ, मैं डॉटर हूँ, या मैं जो भी वाइफ डॉटर जो भी है। सुकुमार सेन रिफ्यूज। अब ऑब्वियसली 40 लाख वुमेन, उनकी वाइफ, बहन, माँ, सब थोड़ी हो सकता भाई। तो उसने वो जो लिस्ट थी वो उसने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट करी भी नहीं। दिस हैड ऑर्डर्ड अ मैसिव रोल। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सबको इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तुम्हारी ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तुम ये रखो, मतलब जैसे आधार कार्ड और ये सब दे दिया कि भाई इंडिविजुअल आइडेंटिटी। समझ में आया? अब सुकुमार सेन, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ही फेस्ड द टास्क ऑफ रजिस्टर्ड 70 करोड़ वोटर्स। ये जो सुकुमार सेन था, ये फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। उसने एक टास्क फेस किया जिसमें 17 करोड़ वोट्स मिले उसे, वोटर्स थे, 17 करोड़ वोटर्स थे। अब सोचो आप, ठीक है। तो इसने इशू की फेस के पहले एक वुमेन इशू कि भाई 40 लाख वुमेन बोल रही है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी डॉटर हूँ, मैं इसकी मम्मा हूँ, मैं इसकी ये हूँ, मैं उसकी हूँ। ठीक है। और सुकुमार सेन ने वो रिजेक्ट भी कर दिया कि भाई नहीं, अब सबको हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देंगे, सबको आधार कार्ड या जो भी है उन सबको देंगे। और सुकुमार सेन, आप देखो, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना। उसने एक टास्क फेस किया, उसने रजिस्टर 17 करोड़ वोटर्स, उस 17 करोड़ वोटर्स थे उसके पास। आप सोच लो, ठीक है। तो 17 करोड़ टोटल एलिजिबल वोटर्स चूजिंग 3,200 MLAs and 489 MPs। मतलब 17 करोड़ जो वोटर्स थे सुकुमार सेन के। टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे? टोटल एलिजिबल वोटर्स MLA के लिए चुनने के लिए वो थे 3,200 और MPs के लिए जो थे 489। 15% लिटरेसी थी। लिटरेसी ऑब्वियसली लोग ज़्यादातर इलिटरेट थे, तब भी ओनली 15% ऑफ द वोटर्स वर लिटरेट, मेकिंग रिटन बैलेट्स इम्पॉसिबल।
जो रिटिंग बैलेट्स थे, अगर ज़्यादातर लोग इलिटरेट होंगे तो वो वोट कैसे ही देंगे, ये आप सोचो। सिंबल इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक पार्टी सिंबल, जो इंट्रोडक्शन फॉर द यूनिक पार्टी, एक यूनिक पार्टी का सिंबल देते हैं, जैसे गुलाब का फूल देते हैं, हाथ दिया, और इन सब जो हर पार्टी को एक सिंबल दिया, तो वैसे ही इनको भी एक सुकुमार सेन की जो पार्टी थी उनको भी क्या दिया, उनको भी सिंबल दिया। तो एक यूनिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक पार्टी सिंबल टू हेल्प इलिटरेट वोट रिकॉग्नाइज कैंडिडेट्स, मतलब कि जो इलिटरेट सिंबल्स देने का मेन गोल क्या था, कि सिंबल देने का ये गोल था कि भाई अगर हाथ दिखे तो ये समझ जाए ये पार्टी है, मतलब इसका हाथ है, ये जो गुलाब है वो है, ये बीजेपी का है, ये उसका का, ये कांग्रेस पार्टी का है, ये इसका है, ये उसका है। तो वो सिंबल से वो लोग समझ जाए, जो इलिटरेट पीपल है वो अपने जो भी जिसको भी वो वोट करना चाहता है वो इस सिंबल के थ्रू वो समझकर उनको वोट दे सके, ठीक है, वो इस सिंबल के थ्रू उनको समझकर वोट दे सके अच्छे से। जो इलिटरेट पीपल है, लिटरेट पीपल तो दे ही देंगे, ठीक है। तो ग्लोबल लैंडमार्क 1952, ओके, ग्लोबल लैंडमार्क 1952 कंफाउंडिंग सेप्ट्स, द इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। तो इलेक्शन कब तक था, इलेक्शन अक्टूबर 1951, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। Prove that democracy could work anywhere, even in a poor and illiterate country. इसने ये प्रूफ किया कि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शंस कब तक हुए थे, अक्टूबर 1951 से हुए और रिजल्ट फरवरी 1952 में। इसने प्रूफ करके दिखाया, यही इनका ये टास्क था कि ये प्रूफ करके दिखाए कि डेमोक्रेसी इलिटरेट कंट्री में, पुअर कंट्री में, जो ब्रिटिशर्स जिस कंट्री को ऐसी हालत में छोड़ के गए हैं उस कंट्री में डेमोक्रेसी कितने अच्छे से काम कर सकती है। तो उस चीज़ को इसने प्रूफ किया कि प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड वर्क एनीवेयर इवन इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। The Indian people conducted themselves with dignity and maturity. Foreign observes. देखो क्या हुआ कि इंडिया ने अपने जो इंडिया के पीपल थे, द इंडियन पीपल कंडक्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को मैच्योरिटी, डिग्निटी दिखाई अपने आप में, क्योंकि पुअर और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। सो इट वॉज नॉट अ जोक, इट मीन्स पुअर और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी इज वेरी बिग थिंग। ओके, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अप्लाई। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, अप्लाइड नो लिटरेसी और प्रॉपर्टी बैरियर्स, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो आपको पता ही होगा, इन वुमेन और मेन दोनों वोट कर सकते हैं। 18 ईयर्स मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब 18 ईयर्स तक होना, 18 ईयर्स या अबव होना चाहिए, ठीक है, 18 ईयर्स या अब। नो लिटरेसी और प्रॉपर्टी बैरियर्स, कोई लिटरेसी नहीं या कोई अगर वो अनपढ़ है तो वो उसके किसके थ्रू, वो सिंबल्स के थ्रू, तो ये नहीं था कि नो लिटरेसी मतलब अगर वो पढ़ा लिखा हो तभी वो वोटिंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, या उसके पास प्रॉपर्टी है तभी वोटिंग कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वो इलिटरेट भी है तो वो सिंबल के थ्रू वोट कर सकता है, ठीक है, और इसके पास अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है तभी वो वोट कर सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। तो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री एट दैट टाइम, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था हिस्ट्री में उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो 1 पेज चीट शीट, मतलब
जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है, जब वहाँ तक 1 पेज चीट शीट है कि भाई रिवीजन टाइप का एक बार कर लो। इवेंट एंड फैक्ट और ईयर और डिटेल। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इवेंट, फैक्ट और ईयर डिटेल। अब मुझे आप बताओ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन कब हुआ था? इट्स जनवरी 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। साइन हुआ था 24 जनवरी 1950। फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पीरियड, जो पहला जनरल इलेक्शन फर्स्ट जनरल इलेक्शन पीरियड कब हुआ था? फर्स्ट इलेक्शन जनरल पीरियड अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। लिटरेसी रेट ऑफ वोटर्स, जो लिटरेसी, कितने लोग लिटरेट थे उस टाइम पीरियड में, मैंने आपको वो दिखाया था कि 17 करोड़ वोटर्स है, इतने लिटरेट है, सिंबल्स वो सब मैंने आपको बताया था, वो याद होना चाहिए। सो लिटरेसी रेट ऑफ वोटर्स 1952 में कितने थे? 15%। ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। नंबर ऑफ MLAs एंड MPs इलेक्टेड, तो नंबर ऑफ MLA कितने इलेक्ट थे? नंबर ऑफ MLAs थे 3200 और MPs थे 489। ठीक है ना। और प्रैक्टिस टेस्ट सेक्शन है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स। Who was the first chief election commissioner of India? The first chief election commissioner of India, you know, नेहरू थे, अंबेडकर थे, या सुकुमार सेन थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? Just write your answers in the comment section. When was the Indian Constitution adopted? 26 Jan 1950, 26 November 1949, 15 August 1947, 30 Jan 1948. Question 3. The 1952 general elections were held between which period? Okay, wait, I will tell you the answers too. Okay, so do with me. Okay, who was the first chief election commissioner of India? Anyone know? That is C. Sukumar Sen. Black का क्या है? Black का बोलता है। That is C. Sukumar Sen. When was the Indian Constitution adopted? When was the Indian Constitution adopted? On 26th November 1950. Okay. The 1952 general elections were held between which period? जो elections थे वो कितने से कितने period पे held हुए थे? So that was अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। अब हाउ मेनी वुमेन वोटर्स वर रजिस्टर्ड विदाउट प्रॉपर नेम्स इन द फर्स्ट रोल? फर्स्ट रोल जब था तो कितने लोगों ने सुकुमार सेन की डॉटर, सुकुमार सेन की बहन, सुकुमार मतलब उनके पास कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी ना, इसलिए फर्स्ट रोल में ऐसा हुआ। ठीक है, तो कितने लोग? वुमेन थी 40 लाख। What percentage voters were literate? That is 15%. Understood? Now let's move on. Okay. Now, practice test section B. I think दिख रहा होगा. Okay. Then fill in the blanks 5 marks. The ECI was set up in dash 1950. That is January 1950. Right. Second, India choose the path of dash while many other nations choose army rule. India choose the path of democratic while many other nations democracy. Okay. The first general election is the first general elections elected कितने MPs थे? 489. Only dash % of voters were literate in 1952. 15%. The Constitution of India came into effect on 26th January
1950 इफेक्ट फोर्स में कब आया था? Okay, question 6, subjective 10 marks. 4 marks or 10 marks? Why were the first general elections called a landmark in history? क्यों फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को लैंडमार्क बोला गया हिस्ट्री में? 4 मार्क्स में आएगा, लिख लेना. एक्सप्लेन एनी थ्री चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ने. तो 3 चैलेंज क्या फेस किया इलेक्शन कमीशन में? आई थिंक सो मैंने आपको नहीं करवाया ना? हाँ, करवा दिया है. नहीं मतलब डिटेल में नहीं करवाया ना, तभी ये दोनों क्वेश्चंस ना अभी छोड़ देना, ठीक है? सिर्फ इतना करना, ठीक है? सिर्फ इतना करना, कोई दोनों क्वेश्चंस छोड़ देना. सो want the answer key? If you want the answer key, if you want to score 100 out of 100, subscribe to channel now. The detailed step-by-step answer key and PYQ PDF will be shared in the next lecture for subscribers. If you will subscribe my channel, you will see the answer key in the next lecture. I will tell you that both question answer also in the next lecture and tell you properly. And don't forget to like, share, subscribe my channel if you want the answer key. So I will take a leave. So bye everyone. Tell me how you like this lecture, and if I have done help through this lecture, so just subscribe my channel. So bye guys, love you all, bye bye, we will meet you in the next lecture.